एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर फेलियर्स डू नॉट डिफाइन यू बट योर विल टू गेट अप एंड ट्राई वन मोर टाइम आफ्टर एवरी फेलियर डू। यानी कि आप कितने बार फेल हुए उससे आपको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर कोई आपको जानेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि यार वो व्यक्ति तो बहुत फेलियर है, वो बार बार फेल होता रहता है, वो इतने एग्ज़ाम देता है, फेल होता रहता है। बट इस बात से ज़रूर आपको जाना चाहेगा कि देखो उसने इतनी निराशा झेली, उसने इतनी हारें झेली, बट स्टिल वो डटा रहा। ठीक है, उसका दृढ़ निश्चय बहुत स्ट्रांग है, वो व्यक्ति हठी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको ज़रूर डिफाइन किया जा सकता है। तो बी परसिस्टेंट, बी कांस्टेंट और अपने सपने को परस्यू करने में कभी भी पीछे मत हटिए। ये मत सोचिए कि मैं यार ये अटेम्प्ट तो मेरा हुआ नहीं, अब मैं क्या करूँगा, ऐसे मत सोचिए। ठीक है, बिकॉज आपको जिस मुकाम पे पहुंचना है उस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत लाखों बच्चे हर साल अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो उस भीड़ में से स्टैंड आउट करने में एक आधा अटेम्प्ट हो सकता है आपको एक ट्रायल के तौर पे देना पड़े समझने के लिए। ठीक है, तो डोंट वरी, डोंट पैनिक। जो आपने फेल किया है उससे सीखो, समझो और आगे बढ़ो। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या हुआ है कि इंडिया के जो एक इंटरनेशनल कमीशन है, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स, ये क्या करता है हर देश में कि धर्म को, अपने धर्म को प्रचार करने में, अपने धर्म को फॉलो करने में कितनी आज़ादी दी जा रही है उसके ऊपर रिपोर्ट फाइंड आउट करता है, रिपोर्ट निकालता है। तो इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें लगातार चौथे साल जो है इंडिया जो है वो इस लिस्ट में आया है, उसका नाम। ठीक है, और इंडिया को कहा गया है बायस्ड एंड मोटिवेटेड, इंडिया की सरकार को, जिसका हमारी गवर्नमेंट ने जो क्या है एक्सप्रेस करा है आउटरेज और इसको खारिज कर दिया है। यानी कि इस जो ये लिस्ट आई है जिसमें इंडिया का नाम भी है कि हम लोग भाई धर्मों को आराम से पालन नहीं करने देते, हम लोग जो है धर्म का अनादर करते हैं दूसरे धर्म का। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें कही गई, उसका लगातार चौथी बार, यानी कि आप सोचो पिछले 4 सालों से लगातार हमारा नाम उसमें आ रहा है, हमारी सरकार का उसमें नाम आ रहा है। और उसमें क्या कहा, हमारी सरकार ने लगातार 4 साल उसको खारिज करा है, निरस्त माना है कि ये गलत है, रिपोर्ट आपकी गलत है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन इट्स रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन मंडे द इंडिपेंडेंट कांग्रेशनल बॉडी। अब इंडिपेंडेंट कांग्रेशनल बॉडी किसको कहा जा रहा है, इसको यूएस कमीशन ऑफ ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस। अब कांग्रेशनल मतलब कांग्रेस, हर देश में एक कांग्रेस पार्टी ज़रूर होती है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जो ये जो कांग्रेस पार्टी के अधीन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कांग्रेशनल बॉडी है ये। ठीक है, इसने कहा हैज़ कॉल्ड फॉर इंडिया। अब इसने इंडिया की निंदा करी है, कॉल्ड फॉर मतलब निंदा करी है, टू बी डेजिग्नेटेड अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। अब कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का मतलब होता है कि आप किसी एक धर्म, इसमें लिस्ट में नाम दिया जाता है। ठीक है, जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर में कंट्रीज आती हैं उसका मतलब है कि वहाँ पे अपने अपने धर्म को पालन करने की बहुत ज़्यादा सख्ताई है। ठीक है, और इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी है। ठीक है, और भी कुछ देश हैं जिनका नाम है। तो ये क्या हुआ, इन्होंने इंडिया को भी इस लिस्ट में डाला और कहा कि रिकॉर्ड्स ऑन, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, वो बहुत ही वर्सनिंग है, यानी कि बहुत बुरी स्थिति में है। ठीक है, द रिपोर्ट हैज़ टारगेटेड द इंडियन गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग एंड एनफोर्सिंग रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, कि हमारी सरकार की उसमें निंदा की गई है, हमारी सरकार को टारगेट किया गया है, कहा गया है कि आप लोग जो रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेट मतलब धर्मों के प्रति भेदभाव वाली पॉलिसीज जो है प्रमोट कर रहे हैं और लागू कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें किन किन, अब आप खुद ही सोच लो कि कौन से नियमों का इसमें नाम लिया गया होगा। इसमें नेमिंग लॉज दैट डील विद कन्वर्जन, यानी कि धर्मांतरण के जो लॉज हैं उनका नाम लिया गया। इंटरफेथ रिलेशंस, एक से दूसरे धर्म में जाना है, एक से दूसरे धर्म में, आप हिंदू हैं लेकिन आप मुस्लिम धर्म की कुछ बातों को सही मानते हैं, आप मुस्लिम धर्म में अपना रुचि रखते हैं या उनको मानते हैं। ठीक है, वेयरिंग द हिजाब,
हिजाब पहनने के ऊपर जो पाबंदी है कर्नाटका में लगाई गई हाई कोर्ट में कि स्कूल्स में नहीं पहने जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर। और काउ स्लॉटर को भी इन्होंने जिक्र करा इसमें, ठीक है, एज वेल एज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये तो ज़रूर आना था, एंड द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये दो जो बीजेपी गवर्नमेंट के मुख्य ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, इन दोनों को भी इसमें क्रिटिसाइज किया गया, लाया गया। अब देखो काउ स्लॉटर जो है उसको अब दूसरे धर्म में अगर उसको इतना वो मानते हैं, बट काउ हमारे लिए तो हमारे धर्म की भी एक निशानी है ना, कि हमारे धर्म में उसको सभी देवी देवताओं का रूप माना जाता है, राइट। तो ये जो इनकी रिपोर्ट है ये कई तरीकों से बायस्ड है और सही नहीं है, ऐसा हमारी सरकार का कहना है। ऑल ऑफ दीज इट alleges have impacted minorities including Muslims, Christians, Sikhs, दलित्स एंड आदिवासीज। और ये सभी जो चीज़ें जो इस लिस्ट में नाम दिया गया, कन्वर्जन का, इंटरफेथ रिलेशन का, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर का, इन सब चीज़ों को बोला कि ये सब जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। और माइनॉरिटीज़ में कौन कौन इंक्लूडेड है, माइनॉरिटी में कौन कौन इंक्लूडेड है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, दलित्स और आदिवासी, जो कि इंडिजिनस पीपल भी कहा जाता है, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले लोग, ठीक है। इनको नेगेटिवली इसने इम्पैक्ट करा है, यानी कि इसके ऊपर बुरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है। द USICRF हैज़ ऑल्सो कैटलॉग्ड एक्ट्स ऑफ वायलेंस। अब इन्होंने कैटलॉग करना मतलब, अब आप देखो कैटलॉग क्या होता है, आप फ्रिज लेने जा रहे हैं तो आप वो फ्रिज का कैटलॉग लेंगे, उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स की लिस्ट होती है, यानी कि कैटलॉग मतलब लिस्ट में शामिल करना। तो USCIRF ने अपनी लिस्ट में उन वायलेंस की घटनाओं को भी शामिल किया है और विलिफिकेशन की घटनाओं को भी शामिल किया है, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में वायलेंस हुआ, ठीक है, और उनके अगेंस्ट में विलिफिकेशन की घटनाएं हुई। एंड क्रिटिसाइज्ड द सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल वॉइसेस। और उन्होंने कहा कि जो आप आवाज़ों को दबा रहे हैं, जो ज़रूरी आवाज़ें हैं, ठीक है, आवाज़ों को दबाना मतलब कोई भी अगर आपके अगेंस्ट में बोल रहा है तो आप उसको दबा रहे हैं, ठीक है, बाय इंटिमिडेशन, धमकी देते हुए, जिसमें धमकी में क्या क्या इंक्लूड्स है, इंक्लूड्स सर्वेलेंस, निगरानी रखना, डेमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये पता है आपको यूपी में घटनाएं हुई हैं, उनका जिक्र किया गया है, डिटेंशंस एंड द टारगेटिंग ऑफ NGOs थ्रू लॉज कर्टेलिंग फॉरेन डोनेशन। और उन NGOs को टारगेट करना, ये कहते हुए कि हमारा जो लॉ है वो फॉरेन डोनेशन को नहीं मानता, खारिज करता है। तो जिन NGOs के पास में फॉरेन डोनेशन आ रहा है उनको टारगेट करना, ठीक है। ये कुछ उन्होंने पॉइंट्स बताए। इट हैज़ क्रिटिसाइज द US स्टेट डिपार्टमेंट फॉर नॉट हैविंग डेजिग्नेटेड इंडिया एज CBC। उन्होंने US गवर्नमेंट की भी, US स्टेट डिपार्टमेंट की भी निंदा करी, उनको भी डांट लगाई, उनके ऊपर भी गुस्सा जाहिर करा, कहा कि आप इंडिया को CPC लिस्ट के अंदर में क्यों नहीं डाल रहे हैं इतने टाइम से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये डाला है पर US स्टेट डिपार्टमेंट की लिस्ट में ये नहीं है शामिल। And has called for sanctions on Indian government agencies and officials। और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज जो है और ऑफिशियल जो है उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने की मांग करी है। अब सैंक्शंस लगाना मतलब, जैसे आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सैंक्शन लगाया गया था कि गुजरात में जो दंगे हैं उनके बाद में, जिसकी वजह से US में उनका आना बैन था, जो कि अपने आप ही बाद में इन्होंने रिवोक करा, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी, उन्होंने खुद ही रिवोक करा, ठीक है। इन दी ओनली सच सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन इंडिया, मतलब अभी तक ये एक बार ही हुआ है। द US हैड इन 2005 रिवोक्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज US वीजा आफ्टर USCIRF रिकमेंडेशन ऑन द 2002 गुजरात रायट्स। जो पहला इकलौता ऐसा सैंक्शन लगा था वो किसके ऊपर लगा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा था, और क्या कहा था, उनके वीज़ा को रद्द कर दिया गया था 2005 में,
ठीक है, जब क्या हुआ 2002 में गुजरात दंगे हुए. इन इट्स रिस्पॉन्स द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज टोल्ड द USICR टू desist from such reports and to develop a better understanding of India. और फिर अपने रिस्पॉन्स में जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री थी उन्होंने कहा कि USCIRF जो है वो इससे बचे. ठीक है, किससे बचे कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट्स का वो हवाला देते हुए या ऐसी कोई भी रिपोर्ट्स, किसी भी प्राइवेट कंपनी ने कोई रिपोर्ट पास कर दी, आप उससे इम्प्रेस होके आपने हमारे ऊपर कोई सैंक्शन लगा दिया. तो उन्होंने कहा था कि आप इससे बचो और इंडिया के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करो. ठीक है, यानी कि उन्होंने भी कुछ कठोर शब्दों में उसके बारे में कहा. ठीक है, द गवर्नमेंट स्टर्न रिएक्शन इज अंडरस्टैंडेबल. अब गवर्नमेंट का जो ये रिएक्शन था वो अंडरस्टैंडेबल था. ठीक है, क्यों अंडरस्टैंडेबल है? स्टर्न जो उनका इतना कड़वा रिएक्शन है वो अंडरस्टैंडेबल है. क्यों? एंड इज इन लाइन विद इट्स रिस्पॉन्स टू सच रिपोर्ट्स ओवर द लास्ट 2 decades. और पिछले 2 दशक में जो ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं उन पे जो पिछले 2 दशक में जो ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं उस पे जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिए हैं उनके साथ में मेल खाता है ये. ठीक है, सिंस द USCIRF बिगैन टू पब्लिश इट्स फाइंडिंग. 2 दशक हो गए जब से USICRF ने ये अपनी रिपोर्ट्स निकालना शुरू करी हैं. ठीक है, यानी कि 20 साल हो गए लगभग. द प्रोसेस द USICRF फॉलोज इज नॉन इंक्लूसिव. यानी कि ये जो प्रोसेस फॉलो करते हैं नॉन इंक्लूसिव, यानी कि इसमें सभी को शामिल नहीं करते. ठीक है, जिसके ऊपर गुस्सा आ गया या जिसके ऊपर मन कर गया, यानी कि ये अनबायस्ड रिपोर्ट नहीं है. ठीक है, हम ये कह सकते हैं एक तरह से. एंड द फैक्ट that it does not study the state of religious freedom inside the US. और ये फैक्ट कि अपने देश में तो आप रिलीजियस फ्रीडम की स्टडी नहीं करते. ठीक है, US के अंदर भी तो इतना धर्मों के प्रति गुस्सा और आक्रोश चल रहा है, आप उसको क्यों नहीं स्टडी करते? ठीक है, ये उनने कहना है. सजेस्ट अ डबल स्टैंडर्ड. अब देखो ये लाइन बहुत क्लियरली बताती है कि इस रिपोर्ट का जो राइटर है वो खंडन कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं. मोर its recommendations hold no sway within India. और जो इनका जो रिकमेंडेशंस है वो इंडिया के अंदर में कोई भी अपना स्थान नहीं रखता. एंड आर मेंट ओनली फॉर द US गवर्नमेंट. और ये सिर्फ केवल और केवल US गवर्नमेंट के लिए मान्य है कि वो लोग इन चीज़ों को माने, फिर उसके हिसाब से सैंक्शंस साइन करें. ठीक है, अब अगर देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर इतने सालों से US के लिए सैंक्शन लगा हुआ था, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? उनको अगर पूछा भी जाता होगा तो उन्हें यही कहा होगा कि मुझे अमेरिका जाना ही नहीं है, तो मुझे वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं है. राइट, उनको कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई डाई हार्ड नीड भी नहीं पड़ रही थी कि मुझे भाई US ने मेरे को बैन लगा दिया, मुझे जाना तो है वहाँ पे, मैं क्या करूँ? ऐसा उनको कोई नीड भी नहीं पड़ रही थी. और जब वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए खड़े हुए तो उनका अपने आप ही रिवोक कर दिया गया. जब हमारे कोर्ट्स ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया तो उन्हें अपने आप ही रिवोक कर दिया. तो उसमें मोदी जी को इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. वैसे ही वो कह रहे हैं कि आपकी इनकी जो भी रिपोर्ट्स है वो इनकी इंटरनल पर्पस के लिए, तो उसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है कि आप हमारे को बताओ कि हम ऐसे काम करें ऐसे काम करें. राइट, एंड एक्सेप्ट और डिमिस. ठीक है, और ये उनके लिए है कि वो एक्सेप्ट करें या डिमिस करें. ठीक है, इसको एक्सेप्ट करें या फिर उसको खारिज कर दें. ईदर वे there is little need for or utility to New Delhi's public response. बोलते दोनों ही तरीकों में, अगर खारिज करते US गवर्नमेंट या एक्सेप्ट करती है, डिसमिस करती है, तो भी इसमें बहुत मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है, दिल्ली की सरकार जो है, वो इसके ऊपर क्या पब्लिक रिस्पॉन्स दे ये बहुत कम मायने रखता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे देश में उस रिपोर्ट का कोई महत्व ही नहीं है, तो हम उस पर क्या रिस्पॉन्स दें क्या नहीं दें इसका क्या फ़र्क पड़ता है. विच मेक इट साउंड डिफेंसिव एंड डू नॉट एक्चुअली रिपेयर द रेपुटेशनल डैमेज टू इंडिया. तो अगर हमारे उस पर कुछ भी बोलने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो हमने जो ये स्टेटमेंट दे दिया ना, ये हमारे लिए बड़ा डिफेंसिव साउंड कर रहा है कि हम अपने आप को बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं एंड डू नॉट एक्चुअली रिपेयर. और हमारी जो डैमेज हुई है रेपुटेशन उसको ये ठीक भी नहीं कर रहा. ठीक है, इंक्लूसिव एंड प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, जो हमारी सेक्युलर इंक्लूसिव और प्लूरलिस्टिक, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कि बहुत ज़्यादा धर्मों के लोग हैं. इंक्लूसिव है कि सबको हम विकास करते हैं. जो सेक्युलर हमारी डेमोक्रेसी है उसकी जो इमेज डैमेज हुई है उसको ये ठीक भी नहीं कर पा रहा, जो हमने आगे से इस रिपोर्ट को खारिज करने का बयान दे दिया.
given the detailed and pointed acquisitions. However, the center may well consider an internal review of its conduct. और बोल रहे कि जिस हिसाब से ये इतनी डिटेल्ड और इतनी पॉइंटेड हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये ज़रूर कर सकती है कि इंटरनल एक रिव्यू करे हमारे व्यवहार का, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का, हम लोग किस तरीके से अपने फैसले ले रहे हैं, उन सभी फैसलों के ऊपर जो है एक बार पुनर्विचार करे कि देखो भाई हमने ये फैसला लिया था, इससे उनको कैसे लगा कि हम धर्मों के अगेंस्ट हैं, ठीक है। एंड द डायरेक्शन इट होप्स टू लीड इंडिया इन, और उस दिशा में जिस दिशा में हमें हमारी सरकार लेके जाना चाहती है, क्या उस दिशा में जाने के लिए जो हमने ये कदम उठाए हैं वो सही है, इनका एक बार रिव्यू ज़रूर करना चाहिए ऑन इश्यूज सच एज रिलीजियस फ्रीडम एंड राइट्स, इन मसलों के ऊपर। इवेंचुअली एनी गवर्नमेंट्स ड्यूटी इज़ नॉट इन अचीविंग अ परफेक्ट स्कोर इन अ सर्वे रन बोर्ड, और वैसे भी हर किसी भी गवर्नमेंट का ये मकसद नहीं होता कि हम किसी किसी कंपनी के सर्वे में हम टॉप आए, या किसी कंपनी के सर्वे में हम अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। ये तो किसी गवर्नमेंट की अप्रोच नहीं होती, बट उनका ये होता है कि हम लोग क्या करें, बट रैदर इन बर्निशिंग इट्स रिकॉर्ड्स ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस, इक्वालिटी, सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स बैक होम। बल्कि इस बात के ऊपर उनका ध्यान होता है कि हम अपना रिकॉर्ड सुधारें। कैसे सुधारें? जस्टिस देकर, इक्वालिटी देकर, सिक्योरिटी देकर अपने लोगों को, ठीक है। यानी कि जो ये रिपोर्ट में हमारा लिस्ट में कितने नंबर पे नाम आया है, कितने नंबर पे नहीं, ये हमारी सरकार का उद्देश्य भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरफ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, मतलब उनके भाषणों के ऊपर बयानबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आई भी है तो हम इंटरनली चेक करते हैं कि क्या हम वाकई जो उन्होंने रिपोर्ट में कहा है उस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर चेक करके हमें नहीं लगता तो हमें अपना काम करते रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। Based on the passage, which of the following best describes the US Commission on International Religious Freedoms लेटेस्ट रिपोर्ट इन इंडिया की पैसेज के अनुसार जो USCIRF की रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो इंडिया के लिए उन्होंने कहा कि हम लोग कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है और हमारा जो रिकॉर्ड है रिलीजियस फ्रीडम के लिए वो खराब होता जा रहा है, यही कहा। द रिपोर्ट प्रेजेस इंडिया फॉर इट्स प्रोग्रेस इन रिलीजियस फ्रीडम, जो कि गलत है। The report calls for India to be designated a country of particular concern for its worsening regard or religious freedoms, जो कि सही है। So option B is correct. From the passage, it can be inferred that all the following are true about the US Commission on International Religious Freedom, एक्सेप्ट दैट कि जो USCIRF की रिपोर्ट आई है उसके कंटेक्स्ट में फॉलोइंग में से सारी बातें सही है, केवल एक बात को छोड़ के, जो कि क्या है, द USCIRF हैज़ बीन पब्लिशिंग इट फाइंडिंग फॉर पास्ट 2 decades, जो कि सही है, ठीक है। द प्रोसेस द USCIRF फॉलोज इज नॉन इंक्लूसिव, ये भी उन्होंने कहा कि वो इनकी जो रिपोर्ट है नॉन इंक्लूसिव है, सबको इंक्लूड नहीं करते। The USCIRF focuses on the state of religious freedom inside US, जबकि ये गलत है। इसके ऊपर राइटर ने उनको आड़े हाथों में लिया है कि आप दूसरे देशों में तो देख रहे हो, अपने देश में क्यों नहीं फॉलो करते, ठीक है। तो सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो सी का आंसर करेक्ट है। USCIRF रिकमेंडेशन आर मेंट ओनली फॉर US गवर्नमेंट टू डेलिब्रेट ऑन, कि ये सिर्फ केवल जो इनकी जो ये सलाह है, इनकी जो लिस्ट है, ये केवल US गवर्नमेंट के लिए कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। अदरवाइज दूसरे देश, जिस देश का इस लिस्ट में नाम आया है, उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, ठीक है। ये भी सही है। इंडियाज पब्लिक रिस्पॉन्स टू USCIRF रिपोर्ट मेक इट साउंड डिफेंसिव, कि इंडिया का जो पब्लिक रिस्पॉन्स है इस रिपोर्ट के ऊपर वो हमें डिफेंसिव लगा रहा है, ठीक है, कि हम अपने आप को बचाव करने की कोशिश करें। ये भी सही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to passage, which of the following statements about the USCIRF's latest report on India would best support the argument made in the report if proven false? इसके अगर जो
इंडिया को बेस्ट कौन सा आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करेगा अगर रिपोर्ट गलत खारिज हो जाती है। अगर ये आर्ग्यूमेंट जो ये पॉइंट उन्होंने मेंशन करा है ना USCIRF की रिपोर्ट में, अगर ये पॉइंट गलत हो जाता है तो इंडिया को अपने आप में सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है। The report claims that India has a worsening record on religious freedom। कि रिपोर्ट ने कहा कि इंडिया का बहुत खराब रिकॉर्ड है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर। ठीक है। दूसरा है, रिपोर्ट ने एक्यूज इंडियन गवर्नमेंट ऑफ प्रमोटिंग एंड एनफोर्सिंग रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। ये उन्होंने कहा, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट लॉज regarding conversion, interfaith relation, hijab and cow slaughter have negatively impacted various minority groups in India. ठीक है। The USCIRF has called for sanction on Indian government agencies and officials due to their findings. The report praises the US Department for not having designated India as a CPC, जो कि गलत है। उन्होंने इस US स्टेट डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज करा है कि आपने इसको क्यों नहीं लाया लिस्ट के अंदर। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट। अब देखो, टोन हमने पहले ही बता दिया था कि बहुत ही उन्होंने क्रिटिसाइज करा है इस रिपोर्ट को कि आप अपने देश में क्यों नहीं इसके ऊपर काम कर रहे अगर आपको रिपोर्ट्स का है। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि ठीक है, इंडिया को इसके ऊपर कोई भी बयानबाजी देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये डिफेंसिव लग रहा है। इनकी जो भी रिपोर्ट है वो इनके लिए है, हमें उससे क्या, हमें अपनी फॉलो करना चाहिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने, तीसरी चीज़ ये बोली कि किसी भी देश की सरकार का ये मकसद नहीं होता कि वो किसी रिपोर्टिंग कैटेगरी में ऊपर या नीचे आए। ठीक है, टॉप पर आए या बॉटम में आए, ये उनका कोई मकसद नहीं होता। हर एक देश की सरकार का काम होता है कि अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए, सोवरेनिटी के लिए काम करे। ठीक है। तो इस रिपोर्ट को काफ़ी क्रिटिसाइज करा गया, इसके अंदर काफ़ी खामियां निकाले गई। दैट मीन्स क्रिटिकल इज द टोन ऑफ द पैसेज। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? मेन थीम क्या है कि इंडिया को अपना रिकॉर्ड ज़रूर सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और रिलीजियस फ्रीडम, कि इंटरनेशनल रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है रिलीजियस फ्रीडम में। तो हमने आप बताया, राइटर ने कहा कि इन रिपोर्ट्स का हमारे देश में कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपनी तरफ से अपना पूरा काम कर रहे हैं। हर एक देश को बोलने की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी है, हर एक धर्म को। ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट्स डिफेंसिव रिस्पॉन्स टू द USICRF रिपोर्ट, जो इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था वो काफ़ी डिफेंसिव था। ये भी सही है, बट ये टोन नहीं है पैसेज की। द नीड फॉर इंडिया टू इम्प्रूव इट्स रिलीजियस फ्रीडम रिकॉर्ड, कि इंडिया को क्या ज़रूरत है अपना रिलीजियस फ्रीडम रिकॉर्ड सुधारने की, इंडिया को कितनी ज़रूरत है। ठीक है। और जो कि बिल्कुल सही है। राइटर ने खुद से भी ये कहा कि ठीक है, इस रिपोर्ट को दरकिनार करते हैं, आप खुद देखो कि आप जिस तरफ अपने देश को लेके जाना चाहते थे धर्म के कैटेगरी में, तो क्या आप उस तरफ लेके जा रहे हो? जो आपने पॉलिसीज बनाई है कहीं उसमें कुछ खराबी तो नहीं है? और फिर अपना आप काम करो उनको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The Supreme Court's concern over the increasing prevalence of hate speech is laudable। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न है हेट स्पीच के अगेंस्ट की, बढ़ती हुई हेट स्पीच इतनी बढ़ रही है, वो जो उनकी चिंता है ना, वो काफ़ी सराहनीय योग्य है कि हाँ वो सही दिशा में सोच रहे हैं। देयर आर पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक फिगर्स हु डोंट बिलीव इन मॉडरेशन। कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस या पब्लिक फिगर हैं जो मॉडरेशन में बिलीव नहीं करते। मॉडरेशन यानी कि यार हम थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना ज़्यादा किसी के अगेंस्ट में बोलना सही नहीं है। वो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते, थोड़ा कम तो उनको मतलब ही नहीं पता। दे मेक deplorable statements that end up offending the sensibilities of lots of people। बोल रहे कि वो ऐसी घृणा वाली बातें कहते हैं, ऐसी गंदे शब्दों वाली बातें, स्टेटमेंट्स कहते हैं जो कि बहुत सारे लोगों की इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को हार्म करते हैं, ऑफेंड करते हैं। ऑफन रिजल्टिंग इन एंगर, जिससे वजह से कई बारी ऐसा हो जाता है, ज़्यादातर टाइम ऐसा हो जाता है कि वो लोग क्या है गुस्से में आ जाते हैं, और क्या होता है कि वो भी फिर ऐसे उनको भी ट्रिगर हो जाता है कि यार आपने हमारे बारे में ऐसे कैसे बोला, फिर वो भी ऐसे रिटर्न में आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोलेंगे। सच प्रिवेलेंस इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक डिबेट। जो ऐसी घटनाएं हैं ये क्या कर रही है, ये हमारे जो
पब्लिक डिबेट का जो स्टैंडर्ड है उसको गिरा रही है। यानी कि देखो पब्लिक डिबेट का मतलब क्या हुआ कि आप दोनों पक्षों की बात सुनना चाह रहे हैं, एक वाद विवाद होएगा, लेकिन उस वाद विवाद का स्टैंडर्ड अगर इतना गिर जाएगा तो कोई भी सभ्य इंसान क्यों उस वाद विवाद में आना चाहेगा, क्यों कोई भी बात करना चाहेगा, राइट। देन देयर आर पब्लिसिटी सीकर्स who make remarks just for the heck of it। और फिर कई ऐसे होते हैं जिनको पब्लिसिटी बड़ा पसंद होती है, तो वो ऐसे स्टेटमेंट केवल और केवल लाइमलाइट में आने के लिए बोल देते हैं कि अगर मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया फिर मेरे ऊपर कितना फोकस आ जाएगा मीडिया का कि भाई ये देखो इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है। तो ये क्या हो गया, कई लोग इसको सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर यूज़ करते हैं। द अपेक्स कोर्ट हैज़ often expressed its displeasure over obnoxious remarks made in public। जो एपेक्स कोर्ट है, हमारे देश की जो सुप्रीम हाई कमांड वाली कोर्ट है, इसने पहले भी कई बार अपना जो है डिस्प्लेजर कि नहीं, आपने जो ये इतना ऑब्नॉक्शियस, इतना घटिया रिमार्क जो पब्लिकली दिया है ये बहुत गलत है और हम इससे खुश नहीं है, ये उन्होंने पहले भी कई बार जाहिर करा। तो देखो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट तो कि जो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है वो सराहने योग्य है, ये हो जाता है, यानी कि पी जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद क्यों ये हो रही है घटनाएं, हेट स्पीच वाली घटनाएं क्यों हो रही है, ऐसे कॉज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारा पब्लिक ये क्या है, हमारे पब्लिक स्पीकिंग का जो पब्लिक डिबेट का जो कारण है वो जो है गिरता जा रहा है स्तर उनका, ठीक है, इन घटनाओं की वजह से, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कंसर्न जाहिर करा। ये हो गया सेकेंड। फिर थर्ड हो जाता है कि ऐसे कुछ पॉलिटिशियंस हैं, दो कैटेगरी डिफाइड कर दी कि कुछ पॉलिटिशियंस और पब्लिक फिगर्स ऐसे हैं जो मॉडरेशन में बिलीव नहीं करते, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या होता है पब्लिसिटी चाहते हैं, जो जानबूझ के ऐसी चीज़ें बोलते हैं, फोर्थ। और जो एपेक्स कोर्ट है इसने पहले भी कई बार ऐसी घटनाओं की निंदा करी है, ठीक है, 5। तो हमारा स्टेटमेंट बन रहा है पी आर क्यू 4 एस एंड टी, ठीक है, ये हमारा बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस पी होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस है हमारा आर, ठीक है, आर हमारा सेकेंड सेंटेंस है, तो आर हमारा सेकेंड सेंटेंस है। क्यू हमारा थर्ड सेंटेंस है, ठीक है, क्यू बी। और फोर्थ सेंटेंस हमारा है एस, ठीक है, एस हमारा फोर्थ सेंटेंस है। और टी हमारा फिफ्थ सेंटेंस है। चलो टी के बारे में पूछा नहीं गया। देखो दो स्टेटमेंट्स दिए, जम्बल्ड फॉर्म में दिए हैं, ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को इंटरलिंक भी करना और रीअरेंज भी करना है, ठीक है। अ ड्रीम फॉर मैनी इंडियन स्टूडेंट्स, एक सपना है बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स का, क्या है, एन एक्सपेंसिव प्रपोजिशन, कि बड़ा ही खर्चीला एक अटेम्प्ट है, बहुत ही खर्चीली चीज़ है करने के लिए। परस्यूइंग हायर एजुकेशन अब्रॉड इज, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना क्या है, अ ड्रीम फॉर मैनी इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि पहले आ जाएगा एफ, उसके बाद में आ जाएगा डी। बट इट कैन ऑल्सो बी, लेकिन ये क्या हो सकता है, बट इट कैन ऑल्सो बी जी एंड एक्सपेंसिव प्रपोजिशन ई, ठीक है, ये बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट को, इंडियन स्टूडेंट्स दैट कैन हेल्प रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। इंडियन स्टूडेंट्स को क्या हो सकता है कि ये फाइनेंशियल बर्डन जो उनके ऊपर जो बोझ पड़ जाएगा कि इतना ज़्यादा पैसा उनको चाहिए बाहर पढ़ने के लिए, उसको कम कर देगा। क्या चीज़, देयर आर वेराइटी ऑफ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू, ठीक है, बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जाती हैं, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। हाउएवर, यानी कि पहला स्टार्ट होता है हालांकि सी, ठीक है, देयर आर सी बी मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस टू अवेलेबल टू इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है, ए, यानी कि ये हो गया एफ डी जी ई सी बी ए, एफ डी जी बी सी बी ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिस्पाइट ऑफ elaborate search operations, the police couldn't find no trace of the missing girl। अब देखो डिस्पाइट ऑफ जो वर्ड है यहाँ पे ऑफ का यूज जो है वो सुपरफ्लुअस है। अगर ये होता इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ
कि इतना करने के बावजूद भी इसको, इस पूरी टर्म को एक साथ में डिफाइन किया जाता है डिस्पाइट के तौर पे, ठीक है। तो डिस्पाइट के साथ में हमें ऑफ लगाने की जरूरत नहीं थी। डिस्पाइट एलेबोरेट की, हालांकि बहुत ज़्यादा एलेबोरेट सर्च ऑपरेशंस किए गए, लेकिन फिर भी पुलिस को जो मिसिंग गर्ल है वो नहीं मिली, ठीक है। तो ऑप्शन ए में गलती है। द मैजिशियन हु हैज़ बीन यूजिंग हिज टैलेंट for make the public aware of social issues is confident that his mission would be a success। बोल रहे वो जो मैजिशियन है जो अपने टैलेंट को सोशल कॉज के लिए, पब्लिक को अवेयर करने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट है कि मेरा जो मिशन है वो बहुत सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर के साथ में मेक का यूज देखो, फॉर मेक या फॉर मेकिंग, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो वी प्लस आई एन जी वाली फॉर्म आएगी वर्ब की, क्योंकि प्रपोजिशन यूज किया जा रहा है फॉर मेकिंग द पब्लिक अवेयर। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन बी में एरर है, फॉर मेक की जगह फॉर मेकिंग आएगा। ऑन नवंबर 2022 5 villagers from Meghalaya and an Assam forest guard were killed and 2 others were seriously injured in a firing incident along the boundary between the two states। बोल रहे हैं मेघालय और असम की जहाँ पे बाउंड्री है वहाँ पे 22 नवंबर को 5 मेघालय के गांव के लोग और एक असम फॉरेस्ट गार्ड का लोग और 2 अन्य लोग जो है बहुत बुरी तरह घायल हो गए, मारे गए, और 2 अन्य जो है वो घायल हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ, ठीक है। क्यों हुआ ये फायरिंग? द असम गवर्नमेंट सेड द इंसिडेंट हैपेंड आफ्टर इट्स फॉरेस्ट गार्ड ट्राइड टू इंटरसेप्ट अ ट्रक स्मगलिंग इल्लीगल टिम्बर। बोल रहे असम सरकार ने कहा कि ये घटना तब हुई जब हमारे फॉरेस्ट गार्ड ने एक ट्रक को रोका जो कि क्या था, इल्लीगल टिम्बर वहां से लेके जा रहा था, ठीक है। व्हेन द ट्रक वाज स्टॉप्ड द फॉरेस्ट पर्सनल वर घेराउड बाय unknown miscreants who resorted to violence। बोल रहे हैं कि उनको घेराउड मतलब उनके ऊपर धावा बोल दिया गया, ठीक है। तो जब ट्रक को रोका गया तब फॉरेस्ट गार्ड्स के ऊपर कुछ अननोन, मतलब हमें पता नहीं है कौन लोग थे वो, मिसक्रिएंट्स मतलब जो गलत घटनाएं करने के लिए उत्सुक रहते हैं, यानी कि जैसे एक तरह से कि मारने तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मिसक्रिएंट्स मतलब आप शांति को खराब कर रहे हैं, वैसे कुछ लोग थे जिन्होंने वायलेंस स्टार्ट कर दिया। रिजॉर्टेड मतलब स्टार्ट कर दिया वायलेंस, ऐसा असम सरकार का कहना है। which maintains that the staff resorted to firing to save their lives। और उन्होंने ये भी कहा कि फिर इसके जवाब में हमारे स्टाफ ने, जो फॉरेस्ट गार्ड थे, उन्होंने भी गोलीबारी स्टार्ट कर दी, फायरिंग स्टार्ट कर दी अपनी जान बचाने के लिए। मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड सांगमा said on Twitter that the Assam police and Assam forest guards entered Meghalaya and resorted to unprovoked firing। वहीं दूसरा, अब देखो 2 स्टेटमेंट है, ये असम गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आ गई। अब मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा ने कहा अपने ट्विटर अकाउंट पे कि असम की पुलिस और असम के फॉरेस्ट गार्ड ने मेघालय की बाउंड्री एंटर करी और बिना किसी प्रोवोकेशन के, यानी कि उनको उकसाया नहीं गया था किसी भी तरीके से, उन्होंने फिर भी फायरिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब लॉजिक यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वर्जन्स डिफर एंड बोथ स्टेट्स हैव इंस्टीट्यूटेड सेपरेट इंक्वायरीज। अब दोनों की देखो कहानियां डिफरेंट हैं, दोनों के अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और फिर दोनों स्टेट्स ने अपनी अपनी इंक्वायरीज अलग अलग बिठा दी है। बट द मिसट्रस्ट एंड द डैश कन्फ्लिक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। अब लेकिन ये जो मिसट्रस्ट है, एक दूसरे की बात के ऊपर विश्वास नहीं है, एक दूसरे की बात पे भरोसा नहीं है, और ये जो कन्फ्लिक्ट है बॉर्डर के ऊपर, जो ये कन्फ्लिक्ट है नॉर्थ ईस्ट में, ये इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं जो है और होती हैं, ऐसे इंसिडेंट्स को और गहरा कर दिया जाता है, ठीक है। असम एंड मेघालय हैव 5 decade old बाउंड्री डिस्प्यूट, यानी कि आज की बात नहीं है कि वहाँ पे ऐसी कुछ झड़प हुई है या ऐसा, मतलब वहाँ पे बाउंड्री को लेके कुछ झड़प है, वहाँ पे 5 यानी पिछले 50 सालों से ऐसा चल रहा है। मेघालय carved dash of Assam as an autonomous region in 1970। मेघालय जो कि असम से बना के निकाला गया था, बनाया गया था 1970 में, वो अपना फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा कब हासिल किया है उसने? 1972 में। इन मार्च
असम एंड मेघालय रिजॉल्व द बाउंड्री डिस्प्यूट एट 6 आउट ऑफ टोटल 12 लोकेशंस। इसी साल की बात है, जिस साल में ये घटना बताई जा रही है हुई, उसी साल में मार्च में असम और मेघालय ने जो भी उनके बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे उनमें से एट 6 आउट ऑफ टोटल 12 अपने 6 बाउंड्री डिस्प्यूट्स उनने सुलझा लिए हैं। और टोटल कितने थे? 12 थे। 12 लोकेशंस थी जहाँ पे ये बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे, उनमें से 6 लोकेशंस पे उन्होंने सुलझा लिया है। अलॉन्ग देयर 884.9 किलोमीटर बाउंड्री, इन दोनों स्टेट्स की इतनी बाउंड्री साथ में लगती है। एंड द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक वॉज टू टेक प्लेस सून, और जो नेक्स्ट राउंड होना था वो भी जल्दी ही होने वाला था। The latest dash did not arise out of this dispute। अब लेकिन ये जो लेटेस्ट घटना है वो इस डिस्प्यूट की वजह से नहीं हुई है, बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से नहीं हुई है। इट हैपेंड along द डिस्प्यूटेड बॉर्डर, लेकिन ये बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से नहीं हुई है, लेकिन ये जिस बॉर्डर पे डिस्प्यूट है, जिस जगह पे डिस्प्यूट है, उसी जगह पे हुई है। Assam has boundary disputes at various points in time with the states carved out of it। तो असम ऐसा नहीं है कि केवल उनकी मेघालय के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है। जो भी स्टेट असम में से निकाले गए हैं, असम में से बनाए गए हैं निकाल के, उन सभी स्टेट्स के साथ में उनका कभी ना कभी कुछ ना कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट रहा है। और कौन कौन से स्टेट्स हैं ये? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, ये सारे स्टेट्स असम से निकाले गए और इन सभी स्टेट्स के साथ में असम का कभी ना कभी कोई ना कोई बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है। लास्ट ईयर द पुलिस फोर्सेज ऑफ असम एंड मिजोरम क्लैश्ड। पिछले साल क्या हुआ था कि असम और मिजोरम की पुलिस फोर्सेस जो है वो क्लैश हुई थी, जिसमें क्या हुआ था? किलिंग 5 ऑन असम साइड, जिसमें असम साइड के 5 लोग मारे गए थे। डजन्स ऑफ पीपल हैव डाइड इन कन्फ्लिक्ट अलोंग स्टेट बॉर्डर्स इन द नॉर्थ ईस्ट ओवर द ईयर्स। बहुत सारे लोग, दर्जनों दर्जनों लोग मारे गए हैं अभी तक नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ जहाँ भी स्टेट बॉर्डर्स पे क्लैश हुए हैं, कन्फ्लिक्ट हुए हैं, वहाँ पे अभी तक बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। और एक साल का नहीं, कई सालों का रिकॉर्ड है ये। Union Home Minister Amit Shah had asked Assam to take the lead in resolving the dash disputes। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने असम को कहा है कि आप एक लीडर बन के आप इस घटनाओं पे सब पे आगे पहल करके इन सभी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें, विच हैव देयर ओन ओरिजिन्स इन। और इन सभी का डिस्प्यूट्स का ये नहीं है कि आज से शुरू हुए या 50 साल पहले से शुरू हुए, इनका ओरिजिन जो है बड़ा बैक डेटेड है। ओरिजिन कब का है? कॉलोनियल कार्टोग्राफी, यानी कि कॉलोनियल टाइम में, जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे उस टाइम पे कार्टोग्राफी होता है मैप्स बनाने की जो साइंस और प्रोसेस होता है। ठीक है, मैप्स बनाना या मैप्स को समझना, मैप्स जो बनाए जाते हैं नक्शे, ठीक है, उस टाइम से ही यहाँ पे असम में डिस्प्यूट चले आ रहे हैं। दैट ओवरलुक्ड क्यों हुआ? क्योंकि ये जो मैप्स बनाए गए उस टाइम पे, इन्होंने उनके लाइफ पैटर्न को, लोकल कम्युनिटीज के तो लाइफ पैटर्न्स है उनको नजरअंदाज कर दिया। फिर उससे क्या हुआ? ट्रेडिशनल हंटिंग, ग्रेजिंग एंड फार्मिंग ग्राउंड्स ऑफ द कम्युनिटीज गॉट डिवाइडेड बाय द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। जिससे क्या हुआ कि जो उनके ट्रेडिशनल ग्राउंड्स थे हंटिंग ग्रेजिंग के, वो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बांट दिए गए। यानी कि सपोज करो मैं एक व्यक्ति हूँ, ये मेरी जगह, यहाँ पे मैं अपनी भेड़ें चराने जाती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ? स्टेट डिफाइन कर दिया, मेरा घर तो यहाँ पे था, मैं यहाँ पे जाती थी इस जंगल में, लेकिन अब स्टेट यहाँ पे बन गया तो अब मैं इस जंगल में नहीं जा सकती। अब मैं भेड़ें चराने कहाँ जाऊँ? हो सकता है मेरी साइड पे उतनी ग्रीनरी ना हो, राइट। तो ये सारा है पैसेज। अब आगे जो इस पैसेज का है ये पैराजंबल फॉर्म में या फिर एरर फॉर्म में है, तो इसको हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, ठीक है। चलते हैं फिलर्स की तरफ। वर्जन्स डिफर एंड बोथ साइड्स हैव इंस्टीट्यूटेड सेपरेट इंक्वायरीज। बोलते हैं कि ये दोनों के वर्जन जो है बहुत डिफरेंट है, ठीक है, बहुत अलग अलग है दोनों का स्टेटमेंट। बट जो ये मिसट्रस्ट है और जो कन्फ्लिक्ट है, तो कैसा कन्फ्लिक्ट है ये कोई स्टिकी कन्फ्लिक्ट है, यानी कि जो बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, या बड़ा अन प्रॉब्लम, मतलब ये सॉल्व नहीं होने वाली है प्रॉब्लम, ऐसा कोई प्रॉब्लम है? तो ऐसा नहीं है, सॉल्व हो सकता है। हमने देखा 12 में से 6 जगहों पे उन्होंने अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया है। अनड्यू मतलब बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही एक्सेसिव। अंडरलाइंग मतलब प्राइमरी, मुख्य। और एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट इनफ, ठीक है। तो अब एडिक्वेट, सफिशिएंट इनफ जो है एक पॉजिटिव वर्ड है कि इतना काफ़ी है, ठीक है। दैट मीन्स आपके लिए आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको मिल चुका है, ठीक है। अंडरलाइंग मतलब कि मेन, जो ये मुख्य कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, जो मेन कन्फ्लिक्ट है वो क्या है? वो नॉर्थ ईस्ट में
जो मिसट्रस्ट है और जो मुख्य कन्फ्लिक्ट है, इसने क्या किया है, और ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स को गहरा कर दिया है, और ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, 13 में 3 इज करेक्ट, दैट मीन्स ओनली 3C इज करेक्ट। मेघालय carved out of Assam, carved dash of Assam as an autonomous region। अब carved in नहीं होगा, carved out का मतलब कि पूरा, एक कोई पूरी चीज थी, इसमें से हमने कुछ चीज निकाल ली। ठीक है, तो असम एक पूरा स्टेट था, उसमें से हमने मेघालय निकाला है। ठीक है, carved out of Assam। carved up का मतलब होता है कि ये भी एक फ्रेजल वर्ब ही है। carved up मतलब कि आपने किसी चीज को बिना सोचे समझे डिवाइड कर दिया। ठीक है, carved into भी नहीं होगा, तो carved up और carved जो इन है, इन दोनों में से हो सकता है, बट हमें एक पूरे स्टेट में से मेघालय को निकाला है। निकालने का भाव किया जा रहा है, डिवाइड करने का भाव, दो लोगों में डिवाइड करने का भाव नहीं किया जा रहा, निकालने का। दैट मीन्स 2, carved out of Assam इज करेक्ट। तो 2 कहाँ पे आ रहा है, ओनली B इज करेक्ट, B ओनली 2 इज करेक्ट। द लेटेस्ट डैश, अब ये जो लेटेस्ट घटना हुई, कैसी घटना हुई, गुस्से वाली। रूम मतलब कि स्कोप। स्टाउंच मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना, तो ये रिस्ट्रेन नहीं किया गया। फ्लेयर अप मतलब आक्रोश, जो लेटेस्ट घटना हुई, एंगर का जो लेटेस्ट ये निकला, आक्रोश निकला। ठीक है, तो ये लेटेस्ट फ्लेयर अप जो था वो क्यों हुआ, क्योंकि ये इस बाउंड्री डिस्प्यूट की वजह से नहीं हुआ, लेकिन हाँ ज़रूर बाउंड्री डिस्प्यूटेड वाली जगह पे हुआ। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट फ्लेयर अप है। स्टेबिलिटी मतलब पता है हमें कि स्टेडीनेस, कॉन्स्टेंसी, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंसी नहीं है, यहाँ पे फ्लेयर अप की बात की जा रही है। तो 3 इज करेक्ट, ऑप्शन सी। असम टू टेक द लीड इन रिजॉल्विंग डैश द डिस्प्यूट। किस डिस्प्यूट के लिए उनको बोला गया कि आप इसमें लीड लो। अब देखो यहाँ पे एडजेक्टिव है, इस डिस्प्यूट की क्वालिटी बताई जा रही है। गुड मॉर्निंग। रीअश्योरेंस मतलब होता है कि आपको सपोर्ट देना, आपको रीअश्योर करना। ठीक है, प्रॉक्सिमेट मतलब नियरली, क्लोजली। साइटिंग मतलब रेफर टू, और लिंगरिंग मतलब प्रोलॉन्ग तरीके से जो भी चला आ रहा है या जो बचा हुआ बाउंड्री डिस्प्यूट है। तो यहाँ पे लिंगरिंग डिस्प्यूट यानी कि जो ये बचा हुआ बाउंड्री डिस्प्यूट है या जो इतना लंबा खिंचा आ रहा बाउंड्री डिस्प्यूट है, इसके ऊपर वो लीड ले, इसके ऊपर वो पहल करे और सारे मसलों को सुलझाए। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, विच मीन्स यहाँ पे ऑप्शन 4 साइट नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि ई नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से कोई मेंशन नहीं किया गया ऑप्शन में। ठीक है, तो 16 का आ जाएगा, नहीं ऑप्शन 4 ये मेंशन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली 4। It is unfortunate and tragic that states that are part of Indian Union is involved in violent clashes with one another। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट और बड़ा ही दुखद है कि वो राज्य जो इंडियन यूनियन का पार्ट है। इंडियन यूनियन आपको पता है क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पहले सारे ये क्या थे, राजा महाराजाओं के अंडर में आते थे स्टेट्स। ठीक है, फिर इंडिया जो बनाया गया वो इंडियन यूनियन के तौर पे बनाया गया क्योंकि हमने उन सारे राजाओं महाराजाओं को एकत्र किया। ठीक है, एक यूनियन बनाई गई उनकी कि आप सब लोग इंडिया का पार्ट रहो, एक हम देश बनाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे राज्य करके बना के आप चलेंगे तो आपके ऊपर कोई भी इन्वेड कर सकता है और उनका जो प्रॉब्लम है वो एक तरह से बताना भी मुश्किल होगा। हम सभी एक धर्म को फॉलो करते हैं, एक तरह की हमारी लाइफ की तरीके हैं जीने के, तो हम सब एक यूनियन के तौर पे, एक देश के तौर पे बनते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन यूनियन का जो ये स्टेट्स पार्ट है, जो ये राज्य इंडियन यूनियन का पार्ट है, ये बड़ा ही दुखद है, बड़ा ट्रैजिक है देखना कि उनमें ऐसे वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो अब देखो स्टेट्स, अब ये स्टेट्स कैसा है, प्लूरल है। स्टेट्स हमारा सब्जेक्ट और प्लूरल है। दैट आर, अब यहाँ पे देखो आर भी इसको डिफाइन करा गया, आर वर्ब भी प्लूरल वर्ब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ऑफ इंडियन यूनियन
इज इन्वॉल्व, तो इज कैसे आ जाएगा जब स्टेट्स प्लूरल है, हमने पहला एक वर्ब यूज करा वो भी प्लूरल है, तो इज नहीं आएगा ना, यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब आएगा, आर इन्वॉल्व इन वायलेंट क्लैशेस, यानी कि सी में एरर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फुल फ्लेश्ड, ठीक है, फुल फ्लेश्ड का मतलब होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह या कंप्लीट, ठीक है। अब देखो मीनिंग देखते हैं क्या, और सेंटेंसेस देखते हैं क्या। अंडर दीज कंडीशंस फुल फ्लेश्ड ड्रीमिंग इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ऐसे परिस्थितियों में पूरे तौर पे सपना देखना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, पूरे तौर पे सपना देखना, सही मीनिंग बता रहा है कि मैं पूरी नींद नहीं ले पा रहा, ऐसी कंडीशन है कि मैं पूरी नींद नहीं ले पा रहा, या मैं इतनी गहरी नींद में नहीं जा रहा कि मेरे को सपना, कि मैं पूरे तरीके से नींद नहीं ले पा रहा। विद इन मंथ्स द स्टूडेंट हैड बिकम अ फुल फ्लेज्ड इंस्ट्रक्टर, कि कुछ ही महीनों के अंदर जो स्टूडेंट था वो पूरी तौर पे इंस्ट्रक्टर बन गया, कंप्लीट इंस्ट्रक्टर बन गया, जो कि सही है स्टेटमेंट, हमें पता चल रहा है फुल फ्लेज्ड का मतलब क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। The other extreme is to use full-fledged speech synthesis, कि दूसरा एक तरीका जो है, दूसरा जो एक मेथड है वो ये है कि हम पूरे तौर पे स्पीच सिंथेसिस का इस्तेमाल करें। तीनों में हमें फुल फ्लेश्ड का मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन ई 1 2 3 3 आर करेक्ट। द बीजेपी इज इन गवर्नमेंट इन मच ऑफ नॉर्थ ईस्ट, कि बीजेपी की सरकार है ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में, एंड हैज़ द लेवरेज टू एम फॉर, और इनके पास एक अपर हैंड है, एक लेवरेज है, मतलब एक अपर हैंड है, एक उनके पास पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में उनकी सरकार है, तो अपनी सरकार को कैसे भी मना सकते हैं, अपने लोग हैं उनके, उनको मना सकते हैं कि भाई आप इस मसले को हैंडल करो, ठीक है। तो लेम टू एम फॉर अ आउटस्टैंडिंग रेजोल्यूशन या फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन। देखो किसी भी चीज़ का आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग, तो पेंडिंग रेजोल्यूशन नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि कंप्लीट रेजोल्यूशन, पूर्ण तौर पे रेजोल्यूशन लेकर आए, इस चीज़ को सॉल्व करें, ठीक है। एम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स इन द रीजन, कि जो भी पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं इस रीजन में उनके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन और कॉम्प्रिहेंसिव रिजॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे डी की जगह पे सी, सी की जगह पे डी हो जाएगा, तो सी की जगह पे डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेहा इज स्टडिंग इंजीनियरिंग, नेहा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। हर फ्रेंड इज इन यूनाइटेड स्टेट्स स्टडिंग बायोटेक्नोलॉजी, उसकी फ्रेंड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रही है। लाइकली, लाइकली मतलब चांसेस है इस चीज़ को होने के, ठीक है। नाउ दैट, कि अब जब ये हो गया तो अब क्या बात होगी, ठीक है, यानी कि अब जब वहाँ पे क्लैश हो गया तो अब सरकार का फर्ज बनता है कि वो उसको सुलझाए या फिर मसले को देखे। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब कि हम ये कर लेंगे अगर आप हमारी ये बात माने तो, या फिर मैं ये कर लूँगा अगर मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल हो, मैं ये एग्ज़ाम दे लूँगा अगर मेरे पास प्रॉपर मटेरियल या टाइम अवेलेबल हो। मीनवाइल, मीनवाइल की जब वो वहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है तब उसकी दोस्त जो है उसी दौरान पे यूएस में बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। सो ऑप्शन डी मीनवाइल इज़ करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इस पैसेज का ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गया है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है तो आप लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, ठीक है, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।